चैप्टर नंबर 7 थियरी ऑफ प्रोडक्शन। ये जो चैप्टर है ये प्रोड्यूसर की व्यू पॉइंट से सबसे पहला चैप्टर है एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक चैप्टर दैट विल फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ थियरी ऑफ कॉस्ट, थियरी ऑफ मार्केट, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड व्हाट नॉट। सो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हम इस चैप्टर के अंदर ब्रॉडली स्टडी करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. We also look at the types, nature, characteristics, importance and objectives of various factors of production. What are the factors of production? Factors of production वो factors होते हैं जो production में help करते हैं, जैसे land, labor, capital and entrepreneur, right? उसके बाद हम लोग देखेंगे production function. अब हम theory of production पढ़ रहे हैं, मतलब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एज अ प्रोड्यूसर हमें कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करनी चाहिए. अब अगर मुझे ये देखना है कि मुझे कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करनी है तो आई हैव टू आंसर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द इनपुट्स दैट आई एम गोइंग टू यूज टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट. हाउ मच इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ आउटपुट. उसे कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. और ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये हमने 2 टाइप्स का स्टडी किया था, वन वाज शॉर्ट रन एंड वन वाज लॉन्ग रन. शॉर्ट रन में हम किसकी बात करते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. एंड लॉन्ग रन में हम बात करते हैं रिटर्न्स टू स्केल की, राइट? So we will look at short run and long run production function. Then we will also look at the economies and diseconomies of scale. मतलब लॉन्ग रन के अंदर जब हम डिसीजन ले रहे हैं कि हमें अपना प्रोडक्शन करना है तो उससे हमें होने वाले एडवांटेजेस क्या होंगे और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे. एंड लास्ट एंड द थर्ड कैटेगरी वाज प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन. याद करो इसके अंदर हम बात करते थे कि कौन सा रेशो इनपुट्स का यूज करें जो हमारे बजट में भी पड़ जाए प्लस साथ के साथ उस रेशो को यूज करके हमें मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो सके. आर यू एबल टू रिकॉल दीज कॉन्सेप्ट्स? लेट्स लुक एट देम वन बाय वन. Now, when we talk about theory of production, हम इसके अंदर एक बहुत important concept पढ़ते हैं, that is the meaning of production. और हमने इस चैप्टर को पढ़ते हुए 4 टाइप्स के डेफिनेशन पढ़े थे, जिसमें हमने कहा था कि रिसोर्सेज को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ मिक्स करके, रिसोर्सेज आर इनपुट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ कंबाइन करके हम लोग फाइनल गुड दैट इज द आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं. दीज आउटपुट कैन बी गुड्स, कैन बी सर्विसेज, जो नेसेसिटीज, कंफर्ट्स, लग्जरी, इन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. नाउ अगर हम किसी चीज का फॉर्म चेंज कर रहे हैं, जैसे वुड से टेबल बना रहे हैं, दैट इज प्रोडक्शन. अगर हम प्लेस ऑफ रिसोर्सेज चेंज कर रहे हैं, मतलब वी आर मेकिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल एट देयर सूटेबल प्लेसेस ताकि वो वहां से यूज होकर प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज हो सके, उसे भी प्रोडक्शन कहा जाएगा. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, कोल एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम कोल माइन सो दैट इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी. आफ्टर दैट यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ एप्पल्स इन हिमाचल. नाउ एप्पल्स इन हिमाचल जो है वो हिमाचल प्रदेश में जैम्स बनाने में, स्क्वैश बनाने में यूज होते हैं और ये बाकी कंट्री के बाकी एरिया, बाकी पार्ट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ताकि ये रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाए. उसके अलावा आता है अवेलेबिलिटी. जैसे हम देखते हैं कि आजकल हर फ्रूट, हर वेजिटेबल 24/7 12 months 365 डेज अवेलेबल होता है, right? There is no concept of seasonal fruit and seasonal vegetable आजकल. So this is nothing but production function making the final product available to the consumers. And the last one is use of personal skills, जिसमें मैंने आपको कहा था 5 साल बाद जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो you will use your professional skills to provide various services like service of auditing, service of taxation. तो ये सारी सर्विसेज जो हैं दीज ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. फाइन, ये थी डेफिनेशन. उसके बाद चलते हैं हम प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स पर, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की डेफिनेशन जब हम थियरी ऑफ प्रोडक्शन के व्यू पॉइंट से देखते हैं तो हम इसे टाइम पीरियड के बेसिस पर डिफाइन नहीं करते, है ना? किसके बेसिस पर डिफाइन करते हैं? हम इसे डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बीइंग यूज्ड। अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो उसके लिए अगर मैं वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रही हूं और फिक्स फैक्टर फिक्स है तो हम कहेंगे दैट वी आर ऑपरेटिंग इन शॉर्ट रन टाइम पीरियड। लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही हूं बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल एज वेल एज फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देन वी विल से दैट वी आर ऑपरेटिंग इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। फाइन। अब ये जो टर्म है प्रोडक्शन फंक्शन वो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L कॉमा K, विच मीन्स फिजिकल आउटपुट्स एंड फिजिकल इनपुट्स के अंदर जो फंक्शनल रिलेशनशिप, जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अगर इसे हम और डिटेल में स्टडी करें तो प्रोडक्शन फंक्शन इज नथिंग बट ये चेक करना कि मैं इनपुट्स का और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऐसा क्या रेशो यूज करूं जिससे आउटपुट जनरेट मैक्सिमम हो जाए। हाउ मेनी लेबर शुड बी एम्प्लॉयड अगेंस्ट हाउ मेनी मशीन्स, हाउ मेनी इक्विपमेंट्स, सो दैट आई कैन गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। नाउ व्हेनेवर वी आर स्टडिंग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हुए थ्योरी ऑफ कॉस्ट को भूल जाओ। हमें कोई लेना देना नहीं है कि इतनी यूनिट्स बनाने में मुझे खर्चा कितना बेयर करना पड़ रहा है, वो हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट में देखेंगे। यहाँ हमें ये देखना है कि जो मैं यूनिट्स यूज कर रही हूँ, लेबर की, मशीन की, रॉ मटेरियल की, इन यूनिट्स को मैं ऑप्टिमल यूटिलाइज कैसे करूँ ताकि मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। राइट, सो ओवर हेयर वी लुक एट द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड नॉट द रुपी इन्वॉल्व्ड। So when we talk about short run production function के अंदर हम बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? मैंने आप लोगों को बताया था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, नाम ही बता रहा है वेरिएबल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब परसेंटेज, रेशो। तो हम कितने वेरिएबल इनपुट्स को यूज कर रहे हैं, कितने फिक्स इनपुट्स के साथ, आई मस्ट से फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ, दैट इज नोन एज वेरिएबल प्रोपोर्शन। नाउ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि क्योंकि आप शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहे हो और शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन इनपुट, आई एम रिपीटिंग इट, एटलीस्ट वन इनपुट मस्ट बी फिक्स्ड। देयर कैन बी मोर देन वन फिक्स्ड इनपुट बट एटलीस्ट वन इनपुट हैज टू बी फिक्स्ड, जिसके ऊपर हम वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करेंगे और आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। अब जब हम इसमें मान के चलते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं शॉर्ट रन में तो हम एक एक करके वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे, इकट्ठे नहीं इंक्रीज कर देंगे टीम में। वन बाय वन वी विल ऐड वेरिएबल फैक्टर टू द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड फैक्टर। और जब हम एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करते हैं टू द एग्जिस्टिंग फिक्स फैक्टर, द मार्जिनल प्रोडक्शन और द मार्जिनल रिटर्न फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन। वेरी गुड, इनिशियली वो राइज करेगी, मैक्सिमम होगी, फिर डिक्लाइन करेगी, जीरो होकर नेगेटिव हो जाएगी। दैट इज द ग्राफ ऑफ योर मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल रिटर्न curve, right? Now marginal is the slope of total. अभी हम ग्राफ को भी देखेंगे। Now अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेजेस होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न्स वो स्टेज होता है जिसमें आपका मार्जिनल आउटपुट भी इंक्रीज करता है और टोटल आउटपुट भी इंक्रीज करता है। मैंने यहाँ MUTU लिखा है बट इट्स, भावनाओं को समझो, मेरा मतलब ये है कि मार्जिनल आउटपुट, मार्जिनल प्रोडक्ट MP भी इंक्रीज करेगा और TP भी इंक्रीज करेगा। डिमिनिशिंग रिटर्न्स के अंदर क्या होगा, आपका MP डिक्लाइन करना शुरू करेगा और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा अभी भी। इनफैक्ट I'll just show you the diagram। उसके अंदर हमने ये देखा था that there is a point of inflection in stage number 1 and that point of inflection is nothing but the point जहां पर जाकर आपका रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू चेंज हो जाता है ना। फिर उसके बाद आती है नेगेटिव रिटर्न्स। नेगेटिव रिटर्न्स में बेटा MP तो जीरो होकर नेगेटिव हो जाएगा एंड इट विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन, बट
नेगेटिव रिटर्न स्टेज नंबर 3, यहाँ पर आपका टीपी टोटल आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा. And yes, while looking at marginal product and total product, MOTO, MP, TP, we cannot ignore average product. We cannot ignore the direction or the movement of average product. और मैंने आपको एक चीज मतलब बहुत बार बताई है कि जब भी हम मार्जिनल और एवरेज के बीच में रिलेशन देखते हैं, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर when any concept, जैसे over here in the theory of production we have marginal product and average product. जब marginal product और average product दोनों increase करेंगे तो marginal product will be greater than average product. Why? क्योंकि marginally, additionally हमारी production तेजी से increase करेगी, और जब दोनों चीजें decline करेंगी तब marginal product will be less than average product. Why? Because marginal product, additional production, when it is falling, it will fall at a greater rate as compared to average product. ठीक है, और हमें क्या याद रखना है, that marginal product cuts average product at its highest point, right? कट करती है, इंटरसेक्ट करता है और फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. इसका डायग्राम भी देख लेते हैं साथ साथ. वी विल लुक एट द डायग्राम एंड द डायग्राम. सो वी हैव एमपी, एपी एंड टीपी. वी हैव स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. स्टेज 1 के अंदर अगर आप देखोगे तो एमपी और एपी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. टीपी भी इंक्रीज कर रहा है. टीपी का स्लोप क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट विच इज एमपी. ठीक है, उसके बाद एमपी और एपी स्टेज नंबर 2 में एमपी डिक्लाइन कर रहा है, एपी अभी भी हल्का हल्का इंक्रीज कर रहा है. तभी हम बोलते हैं कि एमपी जब मैक्सिमम होता है तब वो एपी को कट करता है एट एपी लोएस्ट पॉइंट, राइट. तो ये कट करता हुआ एपी को डिक्लाइन हो रहा है. एपी अभी भी थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज कर रहा है. ऑन दी अदर हैंड अगर हम टीपी को देखें तो टीपी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है. क्यों? क्योंकि जो टीपी का स्लोप है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट दैट इज डिक्लाइनिंग. एंड इन स्टेज नंबर 3 दैट इज डिमिनिशिंग, सॉरी दैट इज नेगेटिव रिटर्न्स. स्टेज नंबर 3 में क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन भी डिक्रीज कर रही है, एवरेज प्रोडक्शन भी डिक्रीज कर रही है, और मार्जिनल प्रोडक्शन तो नेगेटिव ही हो गई है, राइट. ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि इफ यू आर द प्रोड्यूसर तो आप कौन से स्टेज में प्रोड्यूस करना पसंद करोगे, ऑपरेट करना पसंद करोगे. यू विल से दैट वी विल प्रेफर टू ऑपरेट इन स्टेज नंबर 2. Why? Because at the end of stage number 2 you will attain maximum production, you will attain highest possible total production, जहां पर corresponding to which level आपका marginal product zero हो जाता है, right? तो this is the optimum stage जहां पर हमें production activity continue करनी चाहिए. stage 2 के खत्म होते ही planning phase शुरू हो जाएगा कि क्या अब मुझे new fixed फैक्टर को इंस्टॉल करना है, क्या मुझे लॉन्ग रन की तरफ जाकर रिटर्न्स टू स्केल को ऑपरेट करना है. वी विल कम टू दैट, वी विल रिवाइज दैट ऑल्सो, बट अभी के लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही बोलता है. फाइन. उसके बाद आता है आपका लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. नाउ व्हाट डज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल से? लेट्स सी. लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज द लॉ जो लॉन्ग रन में ऑपरेट करता है, और ये लॉ ये कहता है कि जब आप लॉन्ग रन में ऑपरेट कर रहे हो देन दी फिक्स फैक्टर्स बिहेव लाइक वेरिएबल फैक्टर. फिक्स फैक्टर बिहेव लाइक वेरिएबल फैक्टर, और अगर मुझे एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करनी है तो मुझे फिक्स फैक्टर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा. लेकिन माय क्वेश्चन टू यू इज कि क्या लॉन्ग रन एक्चुअल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होता है? नो, लॉन्ग रन इज जस्ट दी प्लानिंग फेज. जैसे ही हम एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू करते हैं हम वापस से शॉर्ट रन में फॉल कर जाते हैं एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बिगिंस टू प्ले.
अब लॉन्ग रन के अंदर हम रिटर्न्स टू स्केल देखते हैं। रिटर्न्स टू स्केल क्या कहता है? रिटर्न्स टू स्केल ये कहता है कि इसके अंदर आप फिक्स फैक्टर या वेरिएबल फैक्टर का रेशियो मत देखो। इसमें आप ये देखो कि अगर आप एक परसेंटेज में, एक प्रोपोर्शन में अपने इनपुट्स को इंक्रीज कर रहे हो, अपने फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहे हो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी आउटपुट कैसे बिहेव हो रही है, ठीक है ना। सो वी से कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, 3 टाइप की रिटर्न्स होती हैं। यहाँ पर आप इनपुट इंक्रीज कर रहे हो, जिस परसेंटेज में आपका इनपुट इंक्रीज हुआ, अगर सेम प्रोपोर्शन में आपकी आउटपुट भी इंक्रीज हो रही है, आई एम अगेन यूजिंग द टर्म प्रोपोर्शन, नॉट एब्सोल्यूट फिगर्स। जिस प्रोपोर्शन में हमारे इनपुट्स इंक्रीज हुए, अगर उसी प्रोपोर्शन में मेरी आउटपुट भी इंक्रीज हो जाती है, तो हम कहेंगे दैट वी आर ऑपरेटिंग इन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन जिस प्रोपोर्शन में मेरी इनपुट इंक्रीज हुई, उससे कम प्रोपोर्शन में आउटपुट इंक्रीज होगी, तो हम कहेंगे दैट वी आर ऑपरेटिंग इन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन अगर जिस प्रोपोर्शन में इनपुट इंक्रीज हुआ, उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में आउटपुट इंक्रीज हो गई, तो हम कहेंगे दैट इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, हमने इन रिटर्न्स, इनफैक्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, दोनों लॉज के तीनों स्टेजेस पर बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है। अगर याद नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? यस, यू विल गो बैक टू द मेन लेक्चर, यू विल लिसन टू इट एंड कम बैक एंड रिवाइज विद मी। चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास एक बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट था कॉब डगलस का। क्या था कॉब डगलस? कॉब डगलस 2 इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एनालाइज किया था, और उन्होंने एक क्रक्स, एक समरी निकाली थी, और ये कहा था कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर हम लेबर और कैपिटल को 3:1, 75:25% के रेशो के अंदर यूज करेंगे, तो हमें मैक्सिमम आउटपुट जनरेट होगा। दिस वॉज व्हाट कॉब डगलस told us about, and yes, this is only applicable to American manufacturing industry. Fine, again this is very subjective, क्योंकि ये जिस टाइम पर लॉ आया था उस टाइम पर ट्रू था, but after that over the period of time so many things have changed in US economy as well, right? So this is practically just a theoretical concept which is not true for every industry operating in USA. Fine, so this was about your law of variable proportion and returns to scale. अब हम चलेंगे और बात करेंगे factors of production की, ठीक है। Now why I want to discuss factors of production पहले than product optimization, because factors of production एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन पूछा जाता है। Now what we need to remember is कि यूजुअली इनके क्वेश्चंस के अंदर नेगेटिव चीज पूछी जाती है, जैसे फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर। तो we need to read the question very carefully and then we need to read the options very carefully, ठीक है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, हमारे पास 4 ब्रॉड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो लैंड इज नथिंग बट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इट इज इमोबाइल, इट इज फिक्स्ड इन सप्लाई। हम लैंड की सप्लाई डिमांड के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। लैंड हैज मल्टीपल यूजेस, it is heterogeneous in nature but it is passive factor of production। अपने आप से लैंड कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कैरी ऑन कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज दैट लैंड इज इंडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर एंड अल्टीमेटली लैंड का जो एजेंट होता है दैट इज लैंडलॉर्ड, एंड रिटर्न जो मिलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेंट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज लेबर। लेबर का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, दिहाड़ी मजदूर का मतलब लेबर नहीं होता, या कह लो सिर्फ दिहाड़ी मजदूर का मतलब लेबर नहीं होता। इन इकोनॉमिक्स एनीवन हु इज पुटिंग इन ह्यूमन एफर्ट इन टर्म्स ऑफ मेंटल और फिजिकल, उसे हम कहते हैं लेबर, which means I am a chartered accountant. In economics I am labor. You will be chartered accountant after 5 years, you will be termed as labor,
राइट? तो लेबर इज एनीथिंग विच इज ह्यूमन एफर्ट। उसके बाद लेबर इज मोबाइल, लेबर की कोई रैपिड सप्लाई नहीं है। जैसे लैंड की सप्लाई फिक्स्ड होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, वैसे ही हम ये नहीं कह सकते कि लेबर की सप्लाई फिक्स्ड है या परफेक्टली इनइलास्टिक है। लेबर की सप्लाई इंक्रीज हो सकती है, बट इट इज नॉट इंक्रीज रैपिडली, इट इज नॉट इंक्रीज एट द सेम रेट एट विच इसकी डिमांड इंक्रीज की जाती है। क्यों? याद करो, मैंने आपको चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट बताया था। चाइल्ड लेबर क्यों आया? वो इसीलिए आया क्योंकि हम लोग, whosoever is born in this world is nothing but a human resource for the entire nation, for the entire economy. Therefore, labor की supply जो है, it takes specific period of time to create human resources. Then we have that labor is inseparable from laborer. Why? Same है ना, land के लिए land और landlord अलग हो सकते हैं, they are separable, बट लेबर के लिए लेबरर और उसकी लेबर अलग नहीं हो सकती। डिफरेंट लेबर हैव डिफरेंट पावर। लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज पेरिशेबल इन नेचर, है ना। आफ्टर सर्टेन एज, गवर्नमेंट जॉब्स में तो एज लिमिटेड डिस्क्राइब्ड है कि इसके बाद आप काम नहीं कर सकते, यू वोंट बी अ प्रोडक्टिव रिसोर्स टू द नेशन। ऑल्सो लेबर हैज अ पुअर बार्गेनिंग पावर। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज आवर्स ऑफ लेजर। याद करो, मैंने आपको बताया था जब हमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वेज जो हमने डिजायर किया होता है अपने लिए वो मिलना शुरू हो जाता है, तो हम आवर्स ऑफ वर्क को कम कर देते हैं और आवर्स ऑफ लेजर को इंक्रीज कर देते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है, और इसी टेंडेंसी की वजह से सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग, राइट। So supply curve of labor is backward bending due to the phenomena or the characteristic of hours of leisure. Labor का फैक्टर, लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और उसका एजेंट है लेबरर, और रिटर्न मिलती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और कंपनसेशन फॉर द सर्विसेज। फाइन। नाउ थर्ड इज कैपिटल। कैपिटल मतलब एनीथिंग दैट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन। नीता अंबानी वाला एग्जाम्पल याद करो, हमने क्या कहा था, वट एवर ज्वेलरी शी इज कैरिंग, वट एवर कार, वट एवर लग्जूरियस बैग शी इज कैरिंग, वो सारा कुछ उनकी वेल्थ का पार्ट बनता है। वट इज कैपिटल? कैपिटल इज द मनी और द अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट शी इज इन्वेस्टेड इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल की डेफिनेशन आपकी अकाउंटिंग कैपिटल की डेफिनेशन तक सीमित नहीं है। Capital means any resource that has been introduced for production activity. Capital broadly 8 types के होते हैं: fixed, real, tangible, intangible, circulating, human, individual and social. Fixed capital जैसे tools. Real means plant and machinery. Tangible, building. Intangible, goodwill. Circulating मतलब बार बार यूज हो रहा है, raw material. Human, एम्प्लॉइज. इंडिविजुअल, कार मेरी खुद की, एंटरप्रेन्योर की. सोशल, हाईवे. इनफैक्ट इसे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था वो ये था कि आपकी फैक्ट्री के अंदर जो रोड है दैट इज योर इंडिविजुअल कैपिटल, और जो आपकी फैक्ट्री के बाहर से रोड गुजर रही है दैट इज द हाईवे, दैट इज द सोशल कैपिटल यूज्ड बाय सोसाइटी एज अ होल. कैपिटल का जो एजेंट है दैट इज द ओनर ऑफ कैपिटल एंड इसे रिटर्न मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. Last is entrepreneur. Now, who is an entrepreneur? Entrepreneur is a person who initiates the business idea, who innovates the business, and who coordinates all the other resources, who bears all the risk of uncertainty, who enjoys profits and bears the losses. And entrepreneur is a different person from the manager. How? मैनेजर को अपनी सैलरी मिलती ही रहेगी चाहे बिजनेस का लॉस भी हो रहा हो, लेकिन एंटरप्रेन्योर उसका रिटर्न सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, राइट. सो एंटरप्रेन्योर का एजेंट एंटरप्रेन्योर खुद होता है जो अपनी स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी से बिजनेस को नर्चर करता है. इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न ही गेट्स द प्रॉफिट्स. नाउ एंटरप्रेन्योर के अंदर हमने एंटरप्रेन्योर का मीनिंग समझा था, ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, प्रॉब्लम्स देखी थी एंड फंक्शंस देखे थे, राइट. नाउ फंक्शंस एंड प्रॉब्लम्स, आई एम श्योर दे आर एब्सोल्युटली क्लियर विद ऑल ऑफ यू एंड यू रिमेंबर देम.
हम एक बार ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज करते हैं। एंटरप्रेन्योर के 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन एंड नेशनल। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव का मतलब पैसा कमाना नहीं है, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है सर्वाइवल इन द इंडस्ट्री, सर्वाइवल इन द मार्केट। जिस इंडस्ट्री को मैंने एंटर किया है एज अ प्लेयर, पहले मैं उस इंडस्ट्री में सर्वाइव करूंगा ताकि कंपटीशन की वजह से आई एम नॉट थ्रोन आउट ऑफ द इंडस्ट्री। फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे प्रॉफिट कमाना है और ग्रोथ की तरफ चलना है। आफ्टर दैट वी हैव सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर वी विल inculcate the practices of, or we will encourage the practice of fair trading. Then human resources, human objective, human objective का मतलब है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में human resources हैं उन्हें fair and good work environment देना। और उसके बाद है national, national मतलब ट्रांसपेरेंट होकर टैक्स पे करो, है ना, टैक्स की चोरी मत करो, जीडीपी ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दो। These are the objectives of entrepreneur. अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बड़ा छोटा सा एक रहता है जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैन यू रिकॉल दिस डायग्राम? हमने ये लेक्चर पढ़ते हुए भी डिस्कस किया था। हमने बात की थी दैट कैपिटल इज पार्ट ऑफ वेल्थ, राइट? वेल्थ इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट एंड कैपिटल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ वेल्थ। और वी कैन ऑल्सो से दैट पार्ट ऑफ वेल्थ जो कि फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज हो रहा है, दैट इज नोन एज कैपिटल। लेकिन ये कैपिटल फॉर्म कैसे होता है, ये कैपिटल बनता कैसे है सोसाइटी के अंदर, नेशन के अंदर? तो वी से कि कैपिटल फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, यू हैव टू सेव। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जो वो सेविंग्स करते हैं, उन सेविंग्स को चैनलाइज करो, मोबिलाइज करो इन प्रोडक्टिव पोर्टफोलियोज, लाइक बैंक्स में जमा करवाओ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, एनएससी सर्टिफिकेट्स खरीद लो, एनपीएस में जमा करा दो। क्यों कहती है सरकार ये सारी चीज़ें? इसीलिए कहती है कि आपके पास जो सेविंग्स है, अल्टीमेटली वो पैसा इकोनॉमी के अंदर फ्लो करेगा, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को सर्कुलेट करेगा और इन्वेस्टर्स के हाथ में जाएगा, प्रोड्यूसर्स के हाथ में जाएगा, जो फर्दर उस पैसे को प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो सेविंग्स चैनलाइज्ड और मोबिलाइज्ड इनटू investments. This is the process of capital formation, right? Now we will look at another segment, that is this production optimization. Production optimization नाम ही बता रहा है, optimum production करो। What is optimum production? Anything which is optimum has 2 things. एक, मेरी जेब से जो जा रहा है वो कम से कम जाए, और मेरी जेब में जो आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। नाउ एज अ प्रोड्यूसर मेरी जेब से जा क्या रहा है? मेरी जेब से जा रहे हैं स्कार्स रिसोर्सेज, मेरी जेब से जा रहे हैं वो सारी इनपुट्स जिन्हें मैं यूज़ करूँगा टू प्रोड्यूस आउटपुट। नाउ व्हाट विल आई वांट एज अ प्रोड्यूसर? मैं ये चाहूँगी कि जो भी इनपुट मैं यूज़ कर रही हूँ मैं उसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करूँ, सो दैट आई कैन गेट मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ दोज इनपुट्स, राइट? लेकिन एट द सेम टाइम आई कैन नॉट इग्नोर द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। वाई? क्योंकि जो ये इनपुट्स हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन्हें हायर करने के लिए, इन्हें एक्वायर करने के लिए मुझे पैसा पे करना होगा। तो रिसोर्सेज एज वेल एज द मनी आई विल वांट कि वो कम से कम सेक्रीफाइस हो और इसे सेक्रीफाइस करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो सके। दैट इज नोन एज प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। Now this concept has 2 important phenomena. One is isoquant and other is isocost. When we talk about the term iso, it means equal. Isoquant मतलब equal quantity, isocost मतलब equal cost. मतलब क्या हुआ इसका? Simple. Isoquant का मतलब है जो भी आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय कर रहे हो, इनपुट्स को एम्प्लॉय कर रहे हो, उनके जो कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसे कॉम्बिनेशंस आइडेंटिफाई करो जिससे मिलने वाले आउटपुट सेम हो। जैसे हम आईसी में नहीं करते होते थे कंज्यूमर बिहेवियर में कि मैं एक बास्केट, 2 बास्केट, 3 बास्केट, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड बास्केट में से कोई भी बास्केट परचेज करूं, उस बास्केट के ऊपर पैसा खर्चा करके मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले।
वैसे ही जब मैं यहाँ पर एज प्रोड्यूसर ऑप्टिमम आउटपुट की बात करूंगी तो मैं यही कहूंगी दैट द कॉम्बिनेशंस that are capable of producing same level of output are known as isoquants. ठीक है, तो isoquant की डेफिनेशन क्या है? isoquant is nothing but combination of factors capable of producing same level of output. And isocost क्या था? याद करो, isocost का मतलब है combination of factors a firm can buy with the given outlay. मतलब जो मैं बनाना चाहती हूँ, that is my willingness. क्या मैं उस चीज को बनाने के लिए फैक्टर्स एम्प्लॉय कर सकती हूँ रिस्पेक्टिव टू दी फैक्टर के प्राइजेस एंड दी बजट दैट आई होल्ड? तो जब मैं फैक्टर, प्राइजेस और बजट को देखती हूँ और फिर चूज करती हूँ कि मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, उसे हम कहते हैं आइसोकॉस्ट. कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स अ फर्म कैन बाय विद गिवन आउटले. और इसका डायग्राम अगर आप देखोगे, इट इज सिमिलर टू आईसी एनालिसिस, है ना? क्या है इसमें? एक्स एक्सिस में वी हैव फैक्टर 1 एंड वाई एक्सिस में वी हैव फैक्टर 2. ये जो रेड कर्व्स हैं, दीज आर आइसोक्वांट्स. ठीक है, सिमिलर टू आईसी. एंड द ब्लू लाइन पासिंग थ्रू दीज आइसोक्वांट इज द बजट लाइन. अब जहां पर आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट इंटरसेक्ट करेगा, हम उसे कहेंगे दैट इज द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज दैट इज द पॉइंट जहां पर मेरी एबिलिटी एज वेल एज विलिंगनेस इक्वेट हो रही है, राइट? सो दैट विल बी द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन. एंड नेक्स्ट टू दैट आई हैव गिवन यू द डायग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो हम ऑलरेडी अपने नोट्स में से देख चुके हैं. ठीक है, so this was all about your 3 concepts. अब we will look at economies and diseconomies of scale. एक बार नोट्स देख लेते हैं. नोट्स में हमने कॉप डगलस फंक्शन कर लिया, टीपी, एपी, एमपी, रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी वी हैव डिस्कस्ड. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया, इसके तीनों स्टेजेस हो गए. रिटर्न्स टू स्केल वी हैव डिस्कस्ड. प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन डन. ठीक है, नाउ वी विल लुक एट इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. नाउ इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को समझने के लिए हमें चैप्टर नंबर 8 दैट इज कॉस्ट, थियरी ऑफ कॉस्ट, वो भी समझना जरूरी है. लेकिन you know this concept of economies and diseconomies of scale is common to both these things, both these topics. So what we will do is हम economies and diseconomies of scale को देखेंगे after revising chapter number 8. क्योंकि what is economy and diseconomy? जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया, जब हम अपना scale of production expand करते हैं, increase करते हैं, उससे हमें कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान, है ना? तो वो जो फायदे होते हैं उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और जो नुकसान होते हैं उसे हम कहते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. नाउ टू अंडरस्टैंड दीज इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि लॉन्ग रन में व्हाट विल बी माय प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन. अभी जो हमने देखा आइसोकॉस्ट और आइसोकॉन, दैट इज परफेक्ट फॉर शॉर्ट रन. लेकिन लॉन्ग रन में जब मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कॉस्ट के साथ कंबाइन करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि लॉन्ग रन के अंदर एवरेज कॉस्ट कर्व एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करके देता है, और उसी ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट से पहले तक का जो प्रोडक्शन है उसे हम इकोनॉमीज कहते हैं, और उसके बाद का जो प्रोडक्शन है उसे हम डिसइकोनॉमी कहते हैं. सो इट विल नॉट बी जस्टिफाइड अगर हम इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करें. वी विल डिस्कस दिस टॉपिक आफ्टर revising chapter number 8, that is theory of cost. Now before closing this, let us look at certain questions related to theory of production. Question number 1 says, in describing a given production technology, short run is best described as lasting up to 6 months from now, up to 5 years from now, as long as all inputs are fixed, as long as at least one input is fixed. शॉर्ट रन है ना, शॉर्ट रन टाइम पीरियड पर तो बेस नहीं होगा, क्या होगा? एज लॉन्ग एज एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड, दैट इज ऑप्शन डी.
Second, production may be defined as an act of creating utility, earning profit, destroying utility, providing services. Answer is option A, creating utility. Next, an isoquant slopes downwards to the left, downward to the right, upward to the left, upward to the right. बताओ जी, isoquant, it is downward to the right. Diminishing marginal returns imply decreasing average variable cost, decreasing marginal cost, increasing marginal cost, decreasing average fixed cost. Diminishing returns, diminishing returns मतलब स्टेज नंबर 2, जहां पर हमारा MP भी डिक्लाइन करेगा, TP इंक्रीज करेगा, AP बहुत कम रेट पर इंक्रीज करेगा और फिर उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देगा. राइट नाउ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न मतलब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है, विच मीन्स अगर मुझे एक भी एडिशनल यूनिट बनानी है तो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, मतलब मेरा एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा. अगर एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट एडिशनल कॉस्ट. देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. The producer is in equilibrium at a point where the cost line is tangent to isoquant. अभी तो देखा था हमने डायग्राम. Which of the following is not a characteristic of land? मैंने तुम्हें बताया था ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाले टॉपिक में से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें क्वेश्चन ध्यान से देखने, whether they are asking characteristic or not a characteristic. अब ऑप्शंस देखो. Its supply for economy is limited. It is immobile. Its usefulness depends on human efforts. It is produced by our forefathers. क्या पूछा है? Not a characteristic, which is option D. A firm's production function shows how much output and the level of input required for the firm to maximize profits, establishes the minimum level of output that can be produced using the available resources, shows the maximum output that can be produced with a given amount of input with available technology. है ना? प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन या लॉन्ग रन. अगर शॉर्ट रन है तो हम इसके अंदर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को क्या मानते हैं? कांस्टेंट. क्यों कांस्टेंट मानते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर चेंज कर दी तो फिक्स फैक्टर वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा. राइट? सो ऑप्शन सी. An economy achieves productive efficiency when all resources are utilized and goods and services are produced at least possible cost. Yes. Which of the following is considered production in economics? Teaching economics to CA students in class, singing a song before friends, flying kite for pleasure, teaching concept of economics to friends in a library. What is economics? What is production in economics? It is option A. ठीक है. तो थियोरी ऑफ प्रोडक्शन में से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्या इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है? बहुत 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 रेयर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है. न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर विच इज हाईली डिपेंडेंट ऑन दिस. तो थियोरी ऑफ कॉस्ट को रिवाइज करने से पहले आई विल सजेस्ट यू पीपल कि आप थियोरी ऑफ प्रोडक्शन को अच्छे से रिवाइज करें, स्पेशली द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, बिकॉज दीज टू लॉज आर गोइंग टू डिफाइन कि शॉर्ट रन में आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा और लॉन्ग रन में कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा. लेट्स लुक एट थियोरी ऑफ कॉस्ट नाउ. थियोरी ऑफ कॉस्ट. नाउ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो आप लोग बोलोगे कि मैम हर चैप्टर को इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, बट ऑनेस्टली ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक लौता ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है. दिस इज़ वन ऑफ सच चैप्टर जिसमें से थ्योरी क्वेश्चन, रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जस्ट लाइक डिमांड कंसिडर किए जाते हैं. एंड दिस इज़ द चैप्टर जो आपको चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 को एनालाइज करने में, समझने में हेल्प करेगा. तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना और उसके बाद मेरे साथ बहुत ध्यान से रिवाइज करना. ठीक है. दिस चैप्टर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर हम वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट को समझेंगे.
सेकेंड इज कॉस्ट फंक्शन। मैंने आपको कहा था ना प्रोडक्शन वाले चैप्टर के आते हुए कि लॉन्ग रन के अंदर और शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी विल फॉर्म बेसिस फॉर लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन के अंदर कॉस्ट कैसे बिहेव करेगा। एंड देन वी विल लुक एट इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, चलो टू बिगिन विथ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। खर्चा मतलब अगर मैं प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से देखूं तो मैंने जो आउटपुट प्रोड्यूस की, उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में मैंने क्या क्या खर्चा इनकर किया। ब्रॉडली प्रोड्यूसर अपने खर्चे को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। वन इज वेरिएबल कॉस्ट एंड अनदर इज फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ इनपुट को एम्प्लॉय करने में इनकर किया जाता है, और फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो फिक्स फैक्टर्स को एम्प्लॉय करने में किया जाता है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रोडक्शन, whereas fixed cost may or may not change due to change in level of production. Now why have I used the term may or may not? क्योंकि यहाँ पर आएगा आपका शॉर्ट रन या लॉन्ग रन। ठीक है ना, तो कोई भी ऐसा खर्चा जो लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से चेंज होता है उसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और कोई भी ऐसा खर्चा जो लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होता उसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास बहुत सारे टाइप के कॉस्ट हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो और आपकी बुक्स में चार्ट्स में गिवन भी हैं। फर्स्ट इज अकाउंटिंग कॉस्ट। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग कॉस्ट? अकाउंटिंग कॉस्ट वो खर्चा होता है जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकर किया जाता है, नॉट इनकर, रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ इन अकाउंटिंग कॉस्ट हम लोग कैश पेमेंट्स एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करते हैं, जबकि जो हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट होता है वो कॉस्ट होता है जिसमें हम अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इनकर करते हैं, विच मीन्स कैश पेमेंट्स प्लस एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट इज योर इकोनॉमिक कॉस्ट। और आगे फर्दर चैप्टर में आपको ये भी याद करना होगा कि हम जब रेवेन्यू अर्न करते हैं उस रेवेन्यू से अगर मैं इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस कर दूं तो मुझे इकोनॉमिक प्रॉफिट पता चलता है, विच इज़ माय रियल प्रॉफिट, राइट। उसके बाद आता है आउटले कॉस्ट। आउटले मतलब एक्सपेंडिचर, तो आउटले कॉस्ट इज नथिंग बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर दैट अ प्रोड्यूसर इनकर्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट फॉरगॉन फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। डायरेक्ट कॉस्ट जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होती, जैसे वेजेस ऑफ लेबर। इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल है, जैसे सैलरी टू दी सेल्स पर्सोनल इन योर रिटेल स्टोर। याद है बाटा वाला एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिया था। उसके बाद आता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट? इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल मीन्स मार्जिनल। तो क्या मैं मार्जिनल कॉस्ट को एडिशनल कॉस्ट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकते हो। उसके बाद तीन कॉस्ट, संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये तीनों कॉस्ट जनरली फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होते हैं। संक कॉस्ट होता है जो पैसा डूब गया, आपकी फैक्ट्री में आग लगी, वहां पर जितनी भी मशीन थी वो सारी जलकर राख हो गई, आपने उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ था, क्या आप उसका खर्चा रिकवर कर सकते हो? नहीं कर सकते, पैसा डूब गया। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज दी परचेज कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज किसी भी एसेट को रिप्लेस करने का खर्चा। फिर आता है प्राइवेट कॉस्ट, कॉस्ट बोर्न बाय द फर्म इटसेल्फ, एंड सोशल कॉस्ट विच इज बोर्न बाय द सोसाइटी। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट हम देख चुके हैं। फिक्स कॉस्ट इज नॉट द फंक्शन ऑफ आउटपुट। सिंस इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ आउटपुट, इसका कर्व क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरिएबल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, इसका कर्व क्या होता है? इन्वर्टेड एस शेप्ड। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता था? सेमी वेरिएबल इज नीदर परफेक्टली वेरिएबल नॉर परफेक्टली फिक्स्ड इन द रिलेशन टू द आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल ऊबर का बिल, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल। स्टेप अप कॉस्ट क्या होता था? इट रिमेन्स फिक्स्ड ओवर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ आउटपुट। याद करो, सेल्स पर्सोनल, याद करो, सुपरवाइजर इन द फैक्ट्री, राइट। दे सडनली जंप, ये जो खर्चा है वो सडनली जंप करता है टू अ हायर लेवल, फिर थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. अब ये जो टोटल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, आई वांट टू डिस्कस एंड रिवाइज दीज कॉस्ट विद यू इन डिटेल. क्यों? क्योंकि ये तीन कॉस्ट ऐसे कॉस्ट हैं जो आगे पूरे चैप्टर में यूज होंगे और आप इन कॉस्ट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो सकते हो. यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट कंफ्यूज्ड. नाउ दिस इज द क्वांटिटी एंड दिस इज द कॉस्ट. ठीक है, हमने ये कहा कि फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, देयरफॉर इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. उसके बाद हमने बात की थी वेरिएबल कॉस्ट की, जिससे हमने कहा था कि इट इज इन्वर्टेड एस शेप्ड. क्यों? क्योंकि अगर आपकी आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगा, और जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करेगी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगी. लेकिन इफ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. बट over here it is inverted. If variable cost is inverted S, this is due to law of variable proportions. याद करो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, जीरो होता है, नेगेटिव हो जाता है ना. और हम बोलते हैं इसके अगेंस्ट आपका जो खर्चा है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या होगा, पहले डिक्रीज करेगा, फिर लोएस्ट पे जाएगा और फिर इंक्रीज होगा. मतलब जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट हाईएस्ट है तो आपका मार्जिनल कॉस्ट लोएस्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि द रेट ऑफ चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्ट डिफाइंस द रेट ऑफ चेंज इन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट. इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट इज एन इन्वर्टेड एस शेप्ड कॉस्ट. और टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट इज समेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, देयरफॉर वी कॉल इट parallel to variable cost. Now why is it parallel to variable cost? Because total cost is nothing but, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, it is summation of variable cost plus fixed cost, है ना. अब टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आ रहा है that is due to variable cost. All the changes due to variable cost, जिसे हम कहते हैं marginal cost. Change in total cost is nothing but marginal cost. This is due to वेरिएबल कॉस्ट, इसीलिए इट इज पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, हमने किया हुआ है ये कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट अब आएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया, इट इज प्रोपोर्शनल टू मार्जिनल रिटर्न्स और आई मस्ट से मार्जिनल प्रोडक्ट. आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा होता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका मार्जिनल कॉस्ट ऐसा होगा. तो व्हेन दिस इज हाईएस्ट, दिस इज लोएस्ट, राइट. एंड जो एवरेज कॉस्ट है दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. So this will be proportional to total cost, right? अब यहाँ पर हमारे पास टोटल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है. टोटल कॉस्ट में TVC एंड TFC तो हमने देख लिया. TVC is S shape, TFC is horizontal parallel line. Average cost is summation of average variable cost and average fixed cost, right? Now when we look at average variable cost, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो ऐसा है यू शेप्ड. लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना. एंड व्हाई इज इट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? बिकॉज एज आउटपुट इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ये जो फ्रैक्शन है ये डिक्लाइन करता है, इसीलिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है. और जो हमारा एवरेज कॉस्ट है ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट है, वो इन दोनों का सम होता है, इसीलिए ये वो इन दोनों के बीच में लाई करता है. फाइन. तो दिस इज अबाउट योर एवरेज कॉस्ट.
दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फाइन, तो ये था आपके कॉस्ट के बारे में सब कुछ। नाउ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है रिलेटेड टू दिस विच आई जस्ट वांट टू क्विकली रिकॉल विद यू। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अगर आप देखो एक्स एक्सिस पर आउटपुट है, वाई एक्सिस पर कॉस्ट है, राइट? यहाँ पर वी हैव एवरेज फिक्स कॉस्ट विच इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, we have average variable cost which is U-shaped, we have marginal cost which is again U-shaped. Now I am drawing this diagram again for you. Why I want to draw this diagram again for you is what you will just know. This is average variable cost and this is marginal cost. ठीक है, अब देखो up till this point, ठीक है, both are increasing, sorry, both are decreasing, and after this point both are increasing. मैंने तुम्हें क्या कहा था, जब भी हम मार्जिनल कॉन्सेप्ट को एवरेज कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जब दोनों डिक्रीज करेंगे तो MC तेजी से डिक्रीज करेगा, विच मीन्स MC will be less than AC when fall and MC will be greater than AC when rise, right? And when both of these intersect, जब ये दोनों intersect करते हैं तो क्या होता है, AC is maximum, AC is sorry minimum, ठीक है, जब ये दोनों intersect करते हैं। So this is the relationship between MC and AC. most important relationship, हम इसे भूल नहीं सकते। इसके साथ साथ we have looked at short run costs. Now we will understand all these concepts from the long run viewpoint. जब हम long run viewpoint की बात करते हैं तो मैंने आपको 2-3 बातें थंब रूल की तरह याद करवाई हुई हैं। क्या क्या है वो? पहला, long run is planning phase. एक्चुअली में इसमें कोई प्रोडक्शन टेक प्लेस नहीं करती, इट इज जस्ट अ प्लानिंग फेज। सेकेंड, लॉन्ग रन tells us, in fact I must say long run average cost tells us about the minimum cost that needs to be incurred to produce certain level of output. ये दो चीजें हमें याद रखनी है। कैसे? देखो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू कॉन्सेप्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट is the least possible cost of producing any given level of output, जिसे हम optimum भी कहेंगे, when all factors are variable. Why? Because it is long run. Long run में all factors behave like variable. Okay. It is just the planning curve. Actual production takes place in the short run, जिन्हें हम plant curves भी कहते हैं. Long run average cost depends on the state of technology. अगर हम ये मानते हैं कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट विल बी बोट शेप्ड। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व विल बी एल शेप्ड। ठीक है, ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे जिन्होंने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को दो डिफरेंट कर्व स्ट्रक्चर में डिस्टिंग्विश किया था। बोट शेप होगा जब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है और एल शेप होगा जब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो इफ वी लुक एट द कर्व ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट तो आप देखोगे दैट इट इज बोट शेप्ड। व्हाई? बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड दिस वे।
इन दिस डायग्राम इफ यू विल ऑब्जर्व बहुत सारे कर्व्स बने हुए हैं इन ब्लैक पेन, एंड दोज कर्व्स आर नथिंग बट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जो कि यू शेप्ड है. अब इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैं उन्हें मान लो कि वो कर्व्स हैं आपके पूरे प्लान की छोटे 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 बाइफिकेशंस के. Say for example you have divided your entire plant into small gradations. तो ये उन small gradations के short run average cost curves हैं. Now if you will observe ये जो pink line है which is boat shaped, U shaped pink line, this is tangent to the lowest point or tangent to every short run average cost curve. Now this line which is tangent to every short run average cost curve is nothing but long run average cost curve. और long run average cost curve का जो lowest point है parallel to that, corresponding to that अगर हम देखें जो हमारा output का level है that is nothing but optimal level of output. और इसमें मैंने आपको फूड ट्रक का एग्जाम्पल दिया था, याद है आपको? हमने कहा था कि एक फूड ट्रक 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, पर मार्केट के अंदर डिमांड 200 यूनिट्स की है. I'll just help you recall that. So if you can recall, हमने ये फूड ट्रक वाला एग्जाम्पल किया था और हमने कहा था कि ऑप्टिमल आउटपुट 100 हॉट डॉग्स की है ना. फिर हमने अलग अलग स्टेजेस देखे थे कि अगर डिमांड 100 है तो किस पे ऑपरेट करेंगे, 200 है तो क्या करेंगे, 300 है तो क्या करेंगे. वैसे ही यहाँ पर इट इज समराइज्ड इनटू वन. ठीक है. सो अप टू द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट हम इंजॉय करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एंड बियॉन्ड द लेवल ऑफ ऑप्टिमल आउटपुट हम सफर करते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. क्यों? अगर आप देखो जब तक इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं तब तक हम हर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का लोएस्ट पॉइंट से टेंजेंट है, और इमीडिएटली आफ्टर द ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट वी आर टेंजेंट टू द इंक्रीजिंग साइड ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व. व्हाई? वी विल अंडरस्टैंड दिस विथ the concept of economies and diseconomies of scale of production. Now when we talk about economies and diseconomies of scale of production, हमारे पास दो टाइप के economies diseconomies होती हैं. One is internal and another is external. Internal means something which is specific to the firm and external is something which is specific to the entire industry. Internal के अंदर we have broadly 5 types of economies or diseconomies. One is technical, marginal, not marginal, managerial, commercial, financial and risk bearing. External में we have raw material and capital requirement, technological, skilled labor, ancillary industries, transportation and information. अब एक बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि अप टू द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन एवरीथिंग इज इकोनॉमी एंड बियॉन्ड दैट एवरीथिंग इज डिसइकोनॉमी. और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को याद करवा दूं वो ये है कि हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे जिसमें हमने स्लोप देखा था. इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहे एडवांटेज है लेकिन इसका स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड. देखो ना यहाँ पे आपका एलएसी कर्व डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, आउटपुट इंक्रीज हो रही है, एलएसी घट रहा है. लेकिन जब हम डिसइकोनॉमीज को देखते हैं, डिसइकोनॉमीज बीइंग डिसएडवांटेज, इसका स्लोप क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है. क्यों अपवर्ड स्लोपिंग? इसलिए होता है क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर द ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व टेंड्स टू इंक्रीज. यस, ठीक है. तो स्लोप में कंफ्यूज नहीं होना, हम नहीं कंफ्यूज होंगे स्लोप में, हमें पता है कि इसका स्लोप कैसे मूव करता है. फाइन. अब देखते हैं इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज को नोट्स में से. इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज को जब हम नोट्स में से देखेंगे, यप हियर टेक्निकल इकोनॉमीज क्या होती थी? टेक्निकल इकोनॉमीज होती थी जब हम कहते थे कि हम टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में. जब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन में यूज करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हमें बेनिफिट मिलेगा. क्या बेनिफिट मिलेगा?
कम समय में कम रॉ मटेरियल के अंदर कम वेस्टेज में ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगी। एज अ रिजल्ट हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कम हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका मैनेजरियल इकोनॉमी। मैनेजरियल इकोनॉमी में हम क्या बात करते थे? मैनेजरियल इकोनॉमी में हम बात करते थे मैनेजरियल कॉस्ट की, जो कि जब हम ज़्यादा लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो स्पेशलाइजेशन की वजह से और डिपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से हम लोग डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी को रिमूव करते हैं, इरेडिकेट करते हैं अपने पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस से, ड्यू टू विच द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज डिक्लाइनिंग। उसके बाद कमर्शियल इकोनॉमीज, ज़्यादा क्वांटिटी बनाओगे तो ज़्यादा रॉ मटेरियल रखोगे अपने पास, ज़्यादा रॉ मटेरियल रखने के लिए एक टाइम पर बल्क में क्वांटिटीज़ खरीद कर लाओगे। जब हम बल्क में कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। याद है मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अंबानी जी का, और मैंने आपको कहा था कि जब वो नया प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उनकी गुडविल इतनी अच्छी है कि कोई भी उन्हें भाग भाग के लोन देता है। सिमिलरली जो स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके साथ भी यही होता है। जब भी कोई इंडस्ट्री नॉट दी इंडस्ट्री, जब भी कोई फर्म नया ग्रोथ प्रोस्पेक्ट या नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो उसकी प्रोजेक्शंस के बेसिस पर उन्हें फाइनेंशियल क्रेडिट मिलता है। तो जितना ज़्यादा आपका गुडविल होगा, जितनी ज़्यादा आपकी क्रेडिट वर्दीनेस होगी, उतना ज़्यादा आपको आसानी से पैसा मिल जाएगा, जो कि आपको स्मूथ एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करेगा। फिर आती है रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। देखो, अगर मैं एक ऐसी कंपनी हूँ जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स के अंदर ऑपरेट कर रही है, विच मीन्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रही है, राइट? तो एक प्रोडक्ट अगर मेरा अच्छा नहीं भी सेल होगा मार्केट में, उससे होने वाला लॉस मैं बाकी प्रोडक्ट्स के सेल से, प्रॉफिट से मीट कर सकती हूँ ना। यही होता है रिस्क बेयरिंग। तभी हम बोलते हैं, तभी आप इनफैक्ट देखोगे भी जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, अंबानी, टाटा, बिरला, अदानी, ये सब क्या करते हैं? ये सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर सरवाइव नहीं करते, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर आप सरवाइव कर ही नहीं सकते हो। देयर आर सो मेनी अनसर्टेनिटीज रिलेटेड, तो वी नीड टू हेज, है ना, जैसे पोर्टफोलियो में करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। अब हम एक्सटर्नल देखते हैं। एक्सटर्नल मीन्स चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट। अगर इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है एज अ होल, तो नेचुरली रॉ मटेरियल इंडस्ट्री भी क्या करेगी? बिजनेस गेन करेगी, जिसकी वजह से देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट्स। फिर टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज, होल इंडस्ट्री जब एक्सपैंड करती है तो न्यू टेक्निकल नॉलेज पूरी इंडस्ट्री के अंदर फ्लरिश करती है। बेटर इक्विपमेंट्स, बेटर मशीनरी एंड इनफैक्ट स्किल लेबर। अब अगला पॉइंट जो आप देखोगे वो स्किल लेबर का ही है। ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर ग्रो करती है, जिसकी वजह से इट लीड्स टू वेरियस एडवांटेजेस टू द इंडस्ट्री एज वेल एज द फर्म्स ऑपरेटिंग इन दैट इंडस्ट्री। उसके बाद आता है ग्रोथ ऑफ एंसिलियरी इंडस्ट्रीज। देखा, हमने बात की थी ना कि अगर मेरी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रही है और वो लार्ज स्केल हो रही है, तो नेचुरली मैंने डिमांड फोकस की होगी कि हाँ, इस प्रोडक्ट की डिमांड है। अब उस प्रोडक्ट को जो मैंने अपनी फैक्ट्री में बनाया, उसे अलग अलग कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए मैं ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का फ़ायदा उठाऊंगी, मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री को भी बिजनेस दूंगी, राइट? तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? मेरी इंडस्ट्री के ग्रो होने से मेरी इंडस्ट्री की जो इंसिलियरी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें भी बिजनेस मिल रहा है और वो भी ग्रो हो रही हैं। नेक्स्ट इज बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, एंड लास्ट इज इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। जब एक इंडस्ट्री एक्सपैंड करती है तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब बिजनेस मैगजीन्स, बिजनेस न्यूज़पेपर्स के अंदर एक्सपर्ट्स के द्वारा रिसर्च करके पब्लिश की जाती है। एज अ रिजल्ट, टू गेन द इंफॉर्मेशन, टू माइन द डेटा, यू डोंट हैव टू इनकर एनी एडिशनल कॉस्ट। तो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज। बट ये सारे एडवांटेजेस कब तक रहते हैं?
जब तक हम ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट अचीव नहीं कर लेते। उसके इमीडिएटली बाद अगर मुझे एक भी यूनिट और बनानी है तो ये सारी चीज़ें डिसइकोनॉमीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एडिशनल रेवेन्यू जो हमें उस यूनिट को बेचकर मिलेगा दैट विल बी कंपेरेटिवली लेस देन द एडिशनल इनपुट, देन द एडिशनल कॉस्ट दैट आई विल बी इनकरिंग एज अ प्रोड्यूसर। फाइन, सो दिस वाज अबाउट योर थियोरी ऑफ कॉस्ट। अब देखते हैं इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस। लेट्स लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रिवीजन दैट वी हैव जस्ट डन। Question number 1 says the average fixed cost of 2 units of output is what? Now यहाँ पर उन्होंने बोला average fixed cost। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में एवरेज फिक्स कॉस्ट पूछा है, फिक्स कॉस्ट नहीं पूछा। फिक्स कॉस्ट क्या है? 240। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट है 240 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। क्वेश्चन में आपको दी है 2 यूनिट्स, तो विच इज द 120। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द 6th यूनिट ऑफ आउटपुट। Marginal cost for 6th unit of output. Now what is marginal cost? Marginal cost is total cost of n unit minus total cost of n minus 1 unit. अब अगर 6th unit पूछा है तो total cost of 5th unit minus total cost of this, right? This is total cost of 6 minus 5. 690 minus 610. This is 80. This will be your answer. इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो क्या है? हम मार्जिनल कॉस्ट को चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास टोटल कॉस्ट जो है उसमें से 240 तो है फिक्स कॉस्ट, बाकी का है आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मुझे 5th यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट देखना हो तो वो क्या होगा? 610 माइनस 240 दैट इज 370 एंड 690 माइनस 240 दैट विल गिव अस 450। अगर मैं 370 और 450 को सब्ट्रैक्ट करूं देन अगेन आई विल गेट व्हाट? 80 रुपीज का मार्जिनल कॉस्ट। दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो, दैट इज नो दोनों से आंसर एक ही आएगा, सो देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछा AVC, वो कैसे आता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है 4 यूनिट्स का? अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखूं तो टोटल कॉस्ट मेरा है 540। इसमें से अगर मैं 240 का फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज 300 डिवाइडेड बाय 4। 300 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव अस 75। तो मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर 4 यूनिट्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 75। देख रहे हो आप कैसे क्वेश्चंस में, सिंपल क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से सपोज दैट अ सोल प्रोप्राइटर इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू ऑफ 10 लाख रुपीज एंड इनकरिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ 7,50,000. ओनर कुड वर्क फॉर अनदर कंपनी फॉर 3 लाख अ ईयर. व्हाट विल बी द इम्प्लिसिट कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगा? 3 लाख. सपोज दैट द सोल प्रोप्राइटर इज अर्निंग, सेम फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन में पूछा व्हाट विल बी द इम्प्लिसिट कॉस्ट द अबव मेंशन फर्म इज अर्निंग व्हाट? इम्प्लिसिट कॉस्ट तो मुझे पता चल गया 3 लाख है। नाउ ये जो फर्म है ये क्या अर्न कर रही है? देखो अगर मैं 10 लाख में से सिर्फ 7.5 लाख माइनस करूं तो मुझे मिलेगा अकाउंटिंग प्रॉफिट या अकाउंटिंग लॉस, और इसमें से फर्दर अगर मैं इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा इकोनॉमिक प्रॉफिट या इकोनॉमिक लॉस। ठीक है ना? दिस इज 2.50 लाख। इसमें से मैं 3 लाख माइनस करूं तो मुझे 50,000 का लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस। अब देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन में बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
सपोज दैट इज सोल्ड, सेम फैक्ट्स हैं. अब इन्होंने यहाँ कहा सपोज इन द अबव मेंशन क्वेश्चन owner had invested 5 lakh by withdrawing from his savings account for which he was earning 5% interest per annum. मतलब अब ये क्या कर रहा है, इसने इम्प्लिसिट कॉस्ट इनकर कर दिया. क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट इनकर किया? 5 लाख रुपए जो उसने अपने बिजनेस में लगाए सेविंग्स में से निकाल के, और इसके ऊपर वो 5% का इंटरेस्ट अर्न कर रहा था. सो 5 लाख इंटू 5%, 25,000 का वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा था. दिस इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है. नाउ 5 लाख पे 5% है ना, 25,000. तो 10 लाख में से 7,50,000 अगर हम माइनस करेंगे तो 2.50 लाख का हमें मिलेगा अकाउंटिंग प्रॉफिट. लेकिन इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं अपना इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, तो मुझे मिलेगा इकोनॉमिक लॉस. कितना इकोनॉमिक लॉस? 2.5 लाख का? नहीं, 2.5 लाख में से 25,000 माइनस कर दो, 2,25,000 का मुझे इकोनॉमिक लॉस होगा. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, ये 3 लाख भी है. तो क्या होगा? वी विल से 3,25,000 का हमारा क्या है टोटल इम्प्लिसिट कॉस्ट. देयरफॉर 2,50,000 माइनस 3,25,000 विल गिव अस 75,000 का इकोनॉमिक लॉस, which is option number B. Next question is, which cost increases continuously with increase in production? That is your variable cost. The opportunity cost of a good is quantity of other goods sacrificed to get another unit of that good. In perfect competition, the firms dash above ABC has identical. Okay, so this question we will do after chapter number 11. I'll come back to this. अभी के लिए it is marginal cost curve. Which of the following is a variable cost in the short run? Wages paid to the factory labor, payment on the lease for factory equipment, rent on the factory, interest payments on borrowed financial capital. So it is this. क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? Fixed. Not related to लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है. यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा. अब हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर हमें आउटपुट टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न और ग्लोबलाइजेशन. नाउ इन दिस क्वेश्चन इफ यू विल ऑब्जर्व, आपका जो आउटपुट है वो 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, और जो आपका कॉस्ट है वो 15 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो यहाँ पर भी 100% है और यहाँ पर भी 100% है. मतलब जिस प्रोपोर्शन में आपका इनपुट इंक्रीज हुआ उसी प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट भी इंक्रीज हुआ. तो दिस इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. Suppose you find ₹100. If you choose to use 100 to go to a football match, the opportunity cost of going to the game is 100. क्योंकि आप इस 100 रुपये को फुटबॉल मैच में ना खर्च के किसी और चीज पे खर्च सकते थे. In the short run, when the output of a firm increases, its average fixed cost decreases. Which of the following cost curve is never U-shaped? We know it is average fixed cost curve. The LAC curve falls when LMC curve falls, rises when LMC curve rises, goes through the lowest point of LMC curve, falls when LMC is less than LAC and rises when LMC is greater than LAC. देखो, marginal cost and average cost चाहे short term है या long run है, ठीक है ना, इनका जो रिलेशन है आपस में वो हमेशा सेम है. सेम क्या है? जब दोनों बढ़ेंगे तो एमसी तेजी से बढ़ेगा, जब दोनों घटेंगे तो एमसी तेजी से घटेगा. तो ऑप्शन डी.
The marginal cost curve intersects the average cost when the average cost is minimum. If all inputs are trebled and resultant output is doubled, input 3 गुना बड़ा, output सिर्फ 2 गुना बड़ा, decreasing returns. To scale, not to variable proportion, जिसे हम factor भी कहते हैं. Which is the other name that is given to long run average cost curve? Planning curve. Which of the following is an example of explicit cost? Explicit cost होता है जो हम बाहर से hire करते हैं. The payment of wages by the firm. Marginal cost is defined as what it is? Change in total cost due to 1 unit change in output. Let's look at next question, which is question number 21. A firm producing 7 units of output has an average total cost of 150. So ATC at 7 units, ठीक है ना, 7 units है 150. Sorry, 150. So something divided by 7. Total cost divided by 7 is 150. इन्होंने कहा कि आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट 350 है. तो ये बताओ कि एवरेज टोटल कॉस्ट का कितना पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट है. निकाल लेते हैं. यहां से हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा. 150 इंटू 7, 1050. इन दोनों को माइनस कर दो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाएगा. बिल्कुल 700 डिवाइडेड बाय 700. तो इस 150 में से 100 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है. देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज वेरी इजी, आप कर सकते हो, है ना. इसमें कहा है कि आप टोटल रेवेन्यू 1 लाख अर्न कर रहे हो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट 60,000 है, इम्प्लिसिट 3,000 है. तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. इकोनॉमिक प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 का. राइट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. फाइन. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर ऑफ कॉस्ट. चैप्टर ऑफ कॉस्ट में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से घबराना नहीं है. सिंपल, उसका नाम क्या है ये याद रखना है, वो किसके टेंजेंट है ये याद रखना है. लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन हो, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के रिलेशनशिप सेम पैरामीटर्स पर चलते हैं. वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कब बोट शेप होता है और कब एल शेप होता है. अदर देन दैट आई एम श्योर यू पीपल आर कॉन्फिडेंट ऑन. डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस ऑन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. उसके डायग्राम्स देख के घबराओ मत, हमने उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया हुआ है.